नमस्कार। आज हिमालय की चौथी और अंतिम क्लास है। हिमालय की इसके पहले हमने 3 क्लासें ली हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने हिमालय की उत्पत्ति, उसकी विशेषताएं और उसके विस्तार पर चर्चा की थी। दूसरी क्लास में हम लोगों ने हिमालय की जो 4 प्रमुख श्रेणियां हैं, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, इसमें से 2 श्रेणियों पर, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय पर हम लोगों ने दूसरी क्लास में, और तीसरी क्लास में लघु हिमालय और शिवालिक पर चर्चा की थी। इसके अलावा तीसरी क्लास में हम लोगों ने पूर्वोत्तर हिमालय या जो पूर्वोत्तर की चोटियां हैं उस पर भी चर्चा की थी। आप लोग की परीक्षाओं में पूर्वोत्तर भारत इधर का जो हिमालय है, इसमें हिमालय की प्रमुख चोटियां और शिलांग के पठार की प्रमुख चोटियां, यहां से खूब अच्छे से सवाल बनते हैं प्रत्येक परीक्षाओं में। आज की क्लास में हम लोग 2 महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे और इसी के साथ हिमालय की ये वाली जो क्लास है, जो ये चौथी क्लास है, ये समाप्त हो जाएगी। उसके बाद आगे हम लोग भारत के पर्वतों में जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत के जो दक्षिण भारत के पर्वत हैं, उन पर चर्चा करेंगे। आज की क्लास में हम लोग मुख्यतः 2 टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। एक तो हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया गया है। किनके द्वारा? सिडनी बुराड। सिडनी बुराड ने हिमालय को नदियों के आधार पर विभाजित किया है और 4 वर्गों में विभाजित किया है। तो एक तो हम नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन करेंगे और जानेंगे कौन कौन से क्षेत्र में नदियों के आधार पर किस तरीके से हिमालय को वर्गीकृत किया गया है। और दूसरा जो भारतीय हिमालय है, परीक्षाओं में भारतीय हिमालय से बहुत महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं और हिमालय हम लोगों ने विस्तृत तौर पर अध्ययन कर लिया है। जो इसके पहले के 3 क्लासें हम लोगों ने की हैं हिमालय पर, ये हिमालय का संपूर्ण और विस्तृत अध्ययन है। इसके बाद आज हम लोग जो भारतीय हिमालय पर चर्चा करने वाले हैं, ये लगभग उसी से संबंधित है। बस आप लोगों को लोकेट करना होगा, अर्थात उसकी स्थिति पर थोड़ा सा गौर करना होगा जहां से सवाल बन सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 वर्गों में विभाजित किया है। नदी के आधार पर विभाजन सिर्फ नदी की जो मुख्य नदी है वहीं से नहीं माना जाता है। पहले एक चीज को जान लेते हैं। जैसे कि अगर कोई नदी है, जैसे कि सिंधु नदी, आप देख रहे होंगे यहां पर मानसरोवर है और मानसरोवर से बहुत सारी नदियां, 4-5 नदियां यहां से निकलती हैं। अगर हम प्रमुख नदियों की बात करें तो यहां से 5 प्रमुख नदियां जो हैं इसी क्षेत्र से निकल रही हैं। इसमें यहाँ मानसरोवर से निकल करके और उत्तर की तरफ प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है। और भारत में ये आप देख रहे होंगे ट्रांस हिमालय की 3 श्रेणियां, ये काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी और ये जास्कर श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच में से होते हुए एक नदी प्रवाहित होती है, इसको सिंधु नदी कहा जाता है। तो सिंधु नदी, जैसे कि ये इस तरीके से सिंधु नदी अगर प्रवाहित हो रही है, तो सिंधु नदी की जो सहायक नदियां होंगी, अगर कोई नदी सिंधु नदी के ऊपर से आकर के मिल रही है या नीचे से आकर के सिंधु नदी में मिल रही है, तो ये पूरा जो तंत्र है ये सिंधु नदी तंत्र कहलाएगा। और अगर कोई सीमा का विभाजन किया गया, अर्थात सिडनी बुराड ने अगर सीमा का विभाजन किया है, नदियों के आधार पर हिमालय को बांटा है, तो इसका तात्पर्य इन सहायक नदियों से भी होता है। इसी आधार पर इसको समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सिडनी बुराड ने सबसे पहला जो हिमालय वर्गीकृत किया है वो सिंधु नदी से लेकर के और सतलज नदी तक। सिंधु नदी कहाँ है? आप देख पा रहे होंगे लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में से जो नदी निकल रही है इसे सिंधु नदी कहते हैं। सिंधु गार्ज से, यहाँ पर सिंधु गार्ज बनता है, इसके पहले वाली क्लास में हमने इस पर चर्चा की थी। सिंधु गार्ज से ये नदी जो है पाकिस्तान में प्रवेश करती है और आकर के सिंधु नदी, यहाँ पर कराची है, पाकिस्तान का शहर कराची यहाँ पर है, कराची में अपना मुहाना बनाती है। तो इस तरीके से यहाँ से लेकर के और यहीं से, मतलब ये जो जगह है, अर्थात इसको जो मानसरोवर कहा जा रहा है, मानसरोवर से ही एक और नदी निकल करके और आकर के सिंधु में मिलती है। यहाँ से सिंधु में मिलती है।
इसे सतलज कहा जाता है। सतलज नदी सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश और पंजाब में प्रवाहित होते हुए ये पाकिस्तान के मिठान कोट में आकर के सिंधु नदी से मिल जाती है। पाकिस्तान के यहाँ पर एक शहर है जहाँ पर सतलज जिससे मिल रही है, उस जगह का नाम है मिठान कोट। तो मिठान कोट में सतलज सिंधु से मिल जाती है। नदियों के बारे में विस्तृत जानकारी जो है, इसका विस्तृत हम लोग नदी वाले अध्याय में करेंगे। यहाँ पर हम लोग सिर्फ नदियों को थोड़ा सा लोकेट कर रहे हैं, उसकी स्थिति देख रहे हैं ताकि हिमालय को हम लोग बांट सकें। तो सतलज नदी से ऊपर का जो हिमालय है, सतलज नदी से ऊपर का जो हिमालय है, मैंने कहा था कि किसी नदी का नदी तंत्र भी उसमें शामिल होता है। तो जैसे कि सिंधु नदी है, ये सिंधु की जो सहायक नदी है शोक नदी ऊपर से आ रही है, अर्थात काराकोरम श्रेणी से आ रही है। तो ये पूरा ऊपर तक आ जाएगा, यानी काराकोरम श्रेणी तक भी सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत आता है। तो ये वहां तक तात्पर्य है कि सतलज नदी के उत्तर में ये जो हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है कश्मीर हिमालय। इसको कहा जाता है कश्मीर हिमालय, इसको कहते हैं कश्मीर हिमालय। और इसी का एक दूसरा नाम है, इसी को कहा जाता है पंजाब हिमालय। कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय और पंजाब हिमालय इसी का नाम है। सतलज से ऊपर जो हिमालय है, सतलज और सिंधु के बीच में जो हिमालय है, उसको कहा जाता है पंजाब हिमालय। ठीक है। यहीं से एक नदी निकलती है, काली नदी। ये सतलज नदी हो गई, ठीक है। इसके नीचे इसी स्थान से, अर्थात ये मानसरोवर वाला जो क्षेत्र है, एक नदी निकल रही है काली नदी। काली नदी यहां से निकल करके और भारत और नेपाल, ये आप देख रहे हैं उत्तराखंड है ये, और ये नेपाल है। तो उत्तराखंड और नेपाल की सीमा पर बहते हुए भारत में प्रवेश करती है और आकर के घाघरा में मिल जाती है। काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है, काली नदी को शारदा नदी भी कहा जाता है। तो काली नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो काली नदी तक तात्पर्य है कि सतलज नदी से लेकर के काली नदी तक, सतलज नदी यहाँ है दिख रहा होगा, और यहाँ से लेके काली नदी ये भारत और नेपाल की जो सीमा पर प्रवाहित हो रही है, इसको काली नदी कहा जाता है। तो काली नदी की सीमा तक, यहाँ तक, इसके मुहाने तक, ये जो बीच का हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, इसको कहा जाता है कुमायूं हिमालय। इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है। नदियों के आधार पर विभाजन, सिडनी विराट के आधार पर हम लोग इसको देख रहे हैं। तो यह है कुमायूं हिमालय। उसके बाद काली नदी, यह है काली नदी। काली नदी से लेकर के और तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी आप ये देख रहे होंगे, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है। सिक्किम में यहाँ पर चुंबी घाटी, और चुंबी घाटी के उत्तर में यहाँ पर एक ग्लेशियर है, क्या नाम है, जेमू ग्लेशियर नाम है, जेमू ग्लेशियर कहाँ है, सिक्किम में, जेमू ग्लेशियर। इसी जेमू ग्लेशियर से एक नदी निकलती है और इस नदी का नाम है तीस्ता। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी भारत में प्रवेश करती है और उसके बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, तीस्ता नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तीस्ता नदी भारत में आकर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बांग्लादेश में आकर के ये नदी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। जिस स्थान पर ये ब्रह्मपुत्र से मिल रही है, यहां पर ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है, अर्थात ये जमुना से मिल जाती है, ठीक है ना। तो तीस्ता नदी तक, कहां से, काली नदी से लेकर के तीस्ता नदी तक, काली नदी से तीस्ता नदी तक, ये जो हिमालय आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है नेपाल हिमालय। इसको कहते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। उसके बाद तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी हो गई। तीस्ता नदी से लेकर के और एक नदी आपको यहां से दिखाई दे रही है, यहीं से निकलती है और निकल के मानसरोवर वाले क्षेत्र से। एग्जैक्ट लोकेशन जो इसका है हम लोग देखेंगे नदी वाले अध्याय में। यहाँ पर प्रत्येक नदियों का उद्गम स्थल है और उसको हम लोग नदी वाले अध्याय में देखेंगे। यहीं से, यानी मानसरोवर क्षेत्र इसको कहा जाता है मुख्यतः। तो यहीं से एक नदी निकल रही है और इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। जैसे तिब्बत पठार में इसको सांगपो कहा जाता है, यहाँ पे इसे दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में
कुछ हद तक अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम के जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है वहाँ पर इसको जमुना कहा जाता है। और जब जमुना में आकर के ये गंगा नदी जब इसमें मिलेगी तब ये क्या कहलाएगी, पद्मा नदी कहलाएगी। पद्मा के बाद फिर इसमें मेघना आकर के मिलती है, मणिपुर से निकलने वाली नदी मेघना मिलती है, और मेघना जब इसमें मिल जाती है तब इसका नाम मेघना हो जाता है, और इसी मेघना के नाम से ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसको हम लोग नदी वाले अध्याय में ही करने वाले हैं। तो फिलहाल तीस्ता नदी से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी तक, तीस्ता नदी से लेकर के और यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी तक, ये जो हिमालय आपको अरुणाचल प्रदेश में विस्तृत दिखाई दे रहा है इसको कहा जाता है असम हिमालय। इसको कहा जाता है असम हिमालय, इसको असम हिमालय कहा जाता है। ठीक है, सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर इस तरीके से इसको विभाजित किया है। आपकी सुविधा की दृष्टि से हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसी तरीके से इसको लिख दीजिएगा। सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर हिमालय को 4 वर्गों में बांटा है। कहाँ से कहाँ तक, सिंधु नदी से लेकर के कहाँ तक, सतलज नदी तक, कश्मीरी हिमालय जिसे पंजाब हिमालय भी कहा जाता है। सतलज से लेकर के काली नदी तक कुमायूं हिमालय, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक असम हिमालय। इस तरीके से 4 वर्गों में विभाजित इसको किया गया है। आगे हम लोग बात करेंगे भारतीय हिमालय पर, जो भारत का हिमालय है। मुख्यतः लगभग जो सिडनी बुराड़ ने नदियों के आधार पर इसको विभाजित किया है, भारतीय हिमालय भी लगभग यही है, इनके नाम इन्हीं से मिलते जुलते हैं और लगभग यही हैं। जैसे कि भारतीय हिमालय में सबसे पहला हिमालय हम लोग पढ़ते हैं कश्मीर हिमालय। पहले कहा जाता है पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। मुख्यतः भारत में इसे किस नाम से जानते हैं, पंजाब हिमालय के नाम से। पंजाब हिमालय, अब आप यहां से देख सकते हैं पंजाब हिमालय की क्या क्या विशेषताएं, अर्थात सतलज नदी से ऊपर का जो हिमालय है, सतलज नदी से उत्तर का जो हिमालय है ये पंजाब हिमालय के अंतर्गत आता है। तो पंजाब हिमालय में जो प्रमुख चीजें हैं इसमें क्या क्या बन सकता है, सबसे पहले पूछा जा सकता है कि पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी आपको पता है यहाँ पर काराकोरम श्रेणी में क्या है, केटू को बोलते हैं गार्डविन आस्टीन, केटू को गार्डविन आस्टीन भी बोला जाता है। कहां पर है, काराकोरम श्रेणी में। भारत की सबसे ऊंची श्रेणी काराकोरम श्रेणी किसमें स्थित है, पंजाब हिमालय में। इसी तरीके से आप लोग हेडिंग बना के लिखते जाइएगा, जो भी इससे महत्वपूर्ण पॉइंट बन सकते हैं उसको आप नोट करेंगे। जैसे कि पंजाब हिमालय में पंजाब हिमालय की सर्वोच्च चोटी केटू गार्डविन आस्टीन 8611 मीटर। पंजाब हिमालय में अगला महत्वपूर्ण चीज बन सकता है कि भारत की सबसे ऊंची जो श्रेणी है काराकोरम श्रेणी कहां पर स्थित है, पंजाब हिमालय में है। ठीक है, कहां पर स्थित है, पंजाब हिमालय में। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कहां पर स्थित है, काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है, नाम है काराकोरम दर्रा। पूछा जाए काराकोरम दर्रा कहां स्थित है, तो काराकोरम दर्रा पंजाब हिमालय में स्थित है। काराकोरम दर्रा पंजाब हिमालय में स्थित है। इसके अलावा यहां पर हम लोगों ने इसके पिछली वाली क्लास में चर्चा की थी बनिहाल दर्रा, जिसमें जवाहर सुरंग है। तो बनिहाल दर्रा, जवाहर सुरंग, ये सब कुछ कहां है, पंजाब हिमालय में। पंजाब हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां या पंजाब हिमालय के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंस में आप इसको लिख सकते हैं कि बनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा पंजाब हिमालय में स्थित है। ठीक है, कश्मीर घाटी, पीर पंजाल श्रेणी कहां पर है, आप इसे देख पा रहे होंगे, ये रेड कलर वाला जो है ये पीर पंजाल श्रेणी है, और ये कश्मीर घाटी ग्रीन कलर में जो दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं कश्मीर घाटी। तो पीर पंजाल श्रेणी और कश्मीर घाटी कहां पर स्थित है, पंजाब हिमालय में स्थित है। ठीक है, पंजाब हिमालय रहा। इसके बाद जो मुख्यतः कुमायूं अर्थात उत्तराखंड में जो विस्तृत हिमालय है, उत्तराखंड में, और इसका कुछ हिस्सा अर्थात हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जो विस्तृत हिमालय है इसको क्या कहा जाता है, कुमायूं हिमालय कहा जाता है। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी जो है वह धौलागिरी यहां पर है, यह है धौलागिरी कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। मैंने कहा था कि किसी भी क्षेत्र को नदियों के आधार पर जो बांटा गया था, तो आप देख रहे होंगे जैसे कि आप सोच रहे हो काली नदी है ये, और काली नदी के बाद नेपाल शुरू हो जाता है, तो ये नेपाल हिमालय में आना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ से जो नदियां निकलती है ना वो काली नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है ना, तो मुख्यतः इसी वजह से धौलागिरी जो है मुख्यतः किसमें आ जाता है, कुमायूं हिमालय में। कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी है धौलागिरी। ऊंचाई कितनी है,
सॉरी 8,172 मीटर की ऊंचाई है इसकी धौलागिरी की। इसके अलावा कुमायूं हिमालय में हमने जो उत्तराखंड की चोटियां बताई थी आपको, उत्तराखंड की, जैसे कि नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कॉमेट, त्रिशूल, ठीक है, और भी बहुत सारे। ये सारे महत्वपूर्ण चोटियां हैं, ठीक है ना, जिसमें उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, ध्यान से याद रखिएगा, उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी धौलागिरी, कुमायूं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है धौलागिरी, ठीक है। इसके अलावा आगे बात करते हैं नेपाल हिमालय की, अर्थात नेपाल में जो विस्तृत हिमालय है, ठीक है ना। अच्छा, कुमायूं हिमालय की श्रेणियां, कुमायूं हिमालय की श्रेणियों में दोनों श्रेणियां, पीर पंजाल श्रेणी कहां चला जाएगा, पीर पंजाल श्रेणी आएगा पंजाब हिमालय में, लेकिन धौलाधर श्रेणी, और आप इसी तरीके से लिख भी लीजिएगा जो भी इसके महत्वपूर्ण बनते जा रहे हैं, आप लिखेंगे कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, धौलागिरी, ऊंचाई लिख लीजिएगा। उसके बाद कुमायूं हिमालय की स्थित, कुमायूं हिमालय में स्थित उत्तराखंड की चोटियां, उत्तराखंड की चोटियां नाम लिख लीजिए, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, कॉमेट, त्रिशूल आदि, ठीक है। कुमायूं हिमालय की प्रमुख श्रेणियां, कुमायूं हिमालय की प्रमुख श्रेणी में धौलाधर श्रेणी और मसूरी श्रेणी, धौलाधर श्रेणी आप देख रहे होंगे, ये धौलाधर श्रेणी है और ये मसूरी श्रेणी, तो धौलाधर श्रेणी और मसूरी श्रेणी कहां पर स्थित है, कुमायूं हिमालय में स्थित है, ठीक है। इसके बाद अगला है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय में, नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, ज्यादातर हिमालय की ऊंची चोटियां जैसे मसालू, एवरेस्ट, मकालू, ठीक है ना, लगभग सभी नेपाल हिमालय में ही आती हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कहां पर स्थित है, नेपाल हिमालय में। विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट कहां पर है, ये एवरेस्ट है, ठीक है ना, ये जो है आपका एवरेस्ट है, नेपाल में यहां पर एवरेस्ट है, तो एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में, नेपाल हिमालय में आता है। इसके अलावा कॉमेट इसी के अंदर आता है, ठीक है, मसालू इसकी महत्वपूर्ण चोटी है, वो इसी के अंतर्गत आता है। काठमांडू घाटी, काठमांडू घाटी कहां पर स्थित है, नेपाल वाले हिमालय के अंतर्गत आता है। इसके अलावा इसके अंतर्गत नेपाल हिमालय में दो प्रमुख श्रेणियां हैं, एक तो महाभारत श्रेणी, महाभारत श्रेणी किसमें आता है, नेपाल हिमालय में। इसके अलावा जो नाक्टिवा श्रेणी, नाक्टिवा श्रेणी भी कहां पर आता है, नेपाल हिमालय में आता है। ये भी इसके महत्वपूर्ण चीजें हैं। इसके पहले की जो 3 क्लासें हैं उसको ठीक से देखने के बाद ये बहुत आसान लगेगा आप लोगों को, इसलिए जिसने भी नहीं देखा है या छूट गया है उसे जरूर देख लें, ठीक है। उसके बाद हिमालय से बनने वाला कोई भी सवाल, मैं दावा करता हूं किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो यूपीएससी की परीक्षा हो या किसी भी तरह की परीक्षा हो, एसएससी हो, यूपीपीएससी हो, यूपीटीपीएससी हो, या किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा अगर होती है उसमें हिमालय से बनने वाला कोई भी सवाल इसमें ऐसा नहीं है जो हमने नहीं कराया है। फिर भी अगर कहीं कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर हमने बात नहीं की है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसे हम अगली क्लास में जरूर मेंशन करेंगे, उसे जरूर बताया जाएगा, ठीक है। तो ये रहा नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय के बाद असम हिमालय। असम हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है, असम हिमालय की स्थिति पूर्वोत्तर हिमालय, असम हिमालय पूर्वोत्तर हिमालय है। इसकी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा, ध्यान रखिएगा, असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा यहां पर है, ये यहीं से असम हिमालय मान लिया जाता है। सिक्किम लगभग जो पूरा है वो असम हिमालय के अंतर्गत आता है, तो ये आ जाएगा असम हिमालय में। और कंचनजंगा जो है ये है आपका कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है, कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है, लिखा होगा यहाँ पे, असम हिमालय कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर जो है कंचनजंगा की ऊंचाई, ये असम हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। गारो खासी जयंतिया किसके अंतर्गत आते हैं, असम हिमालय के अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
इसके अलावा यहाँ पे सांगला पर्वत किस में आता है? असम हिमालय में आता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह मुख्यतः किस में होता है? असम हिमालय में होता है। ब्रह्मपुत्र नदी का प्रवाह मुख्यतः असम हिमालय में होता है। अगर इस आधार पर देखें भारतीय हिमालय में, तो भारत का सबसे पश्चिमी उत्तर पश्चिम, मुख्यतः ये बनेगा उत्तर और पश्चिम, उत्तर में है और पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिमी हिमालय क्या कहलाता है? कश्मीर या पंजाब हिमालय। भारत का सबसे पूर्वी हिमालय, इसे पूर्वोत्तर हिमालय भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसे असम हिमालय, ये मुख्यतः असम हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। ये रहा हिमालय की आज संपूर्ण क्लास, आज समाप्त हुई। इसके बाद कल की क्लास में हम लोग भारत के जो पर्वत है, चूंकि हम लोग पर्वत पढ़ रहे हैं तो पर्वत एक ही बार में समाप्त कर लेते हैं। जो प्रायद्वीपीय भारत है, इसमें भी चोटियां हैं। प्रायद्वीपीय भारत में भी पर्वत पाए जाते हैं। दक्षिण भारत में बहुत महत्वपूर्ण पर्वत पाए जाते हैं, जैसे कि नीलगिरी, अन्नामलाई, अन्नामुदी, ठीक है ना। उसके अलावा जैसे कि और भी ऊटी एक बहुत बेहतर क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। इसके अलावा इलायची की पहाड़ियाँ ये भी इधर ही है। तो इन सभी चीज़ों पर, इसके अलावा अरावली, ठीक है, बिंदु श्रेणी, अर्थात हिमालय के अलावा जो भारत के पर्वत हैं, अगली क्लास में हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी, ये तो है ही। हिमालय का अध्ययन इन 4 क्लासों में जितना भी कुछ हुआ है बहुत महत्वपूर्ण रहा है। अच्छे से हमारे साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, मैप भरते जाइए, ब्लैंक मैप लेकर के उसे आप लोग हमारे साथ साथ भरते जाइए। ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।